हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। तो सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब पे। आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे होंगे कि जो आपका डाटा स्ट्रक्चर यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन की। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका डाटा है, ये डाटा हम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जितने भी आप लोग फाइल या फोटो या कोई भी म्यूजिक सॉन्ग आप लोग रखते हैं अपनी मेमोरी में स्टोर करके, उसी को हम लोग बोलते हैं डाटा। ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बात होती है, स्ट्रक्चर का मतलब कि किस वे में आप उस डाटा को रख रहे हैं, किस ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप डाटा को रख रहे हैं, उसी को हम लोग बेच रहे हैं, बोल रहे होंगे डाटा स्ट्रक्चर। पूरा मिलाकर आज हम लोग बात करने वाले रहेंगे। इसी जो सिलेबस है आपका, में हम बात करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, हम अपने डाटा को किस वे में रखें जिसके लिए हमारे लिए बहुत फायदा हो, बहुत आसानी तरीके से हम डाटा को एक्सेस कर सकें यानी ढूंढ सकें। इसके बारे में हम लोग देख रहे होंगे फर्स्ट यूनिट में, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि आपका इंट्रोडक्शन डाटा स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद से बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में कि क्या-क्या डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं। उसके बाद से बात करेंगे क्लासिफिकेशन कि डाटा को कितने भागों में बाँटा गया है, किस स्ट्रक्चर में हम डाटा को रख सकते हैं, जिसमें से आपको आगे चल के पूरी पता चलेगी। इसमें हम लोग बात करेंगे कि अपने डाटा पे कौन-कौन से ऑपरेशन को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन जैसे कि आपको इंसर्शन करना हो, अगर कोई भी डाटा रखना हो तो कैसे रख सकते हैं, डिलीट करना हो तो कैसे रखते हैं। सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाटा स्ट्रक्चर व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर? तो आपको सिंपल वे में आंसर देना है कि जो भी आपका डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ द ऑर्गेनाइज एंड सॉर्टिंग डाटा इन ए कंप्यूटर सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर एफिशिएंटली। कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास डाटा हो गया, चाहे वो आपका फाइल हो गया, चाहे वो आपका फ़ोटो हो गया, चाहे आपका सॉन्ग हो गया, कोई भी डाटा आपका हो गया, उस डाटा को आप एक ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में रखते हैं, किसमें? अपने कंप्यूटर में। किसमें? अपने कंप्यूटर में या अपने फ़ोन में, ठीक है? तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है? अगर आप बात करें यहाँ पे कि सबसे इम्पोर्टेंट टर्म को क्या रखना है, तो क्या रखना है? एक वे है, यानी रास्ता है, इसको ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में हम अपने डाटा को स्टोरिंग करने के लिए, ठीक है? जिससे हम लोग क्या कर सकें, यूज़ कर सकें एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब कि अगर हमें एक्सेस करने को मिला, एक्सेस आसानी से कर सकें, या किसी भी डाटा को हम डिलीट कर सकें या किसी भी डाटा को हम ढूँढ सकें। इसे हम लोग बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करें, हिंदी में भी बात देख लेते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में डाटा को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज़ और संग्रहित स्टोर करने के लिए तरीका है, ताकि उसे आसानी से, तेज़ी से उपयोग किया जा सके। आसानी से, तेज़ी से उपयोग करने का मतलब ये होता है कि आपको रिसेंट में ही पता चला कि हमें इस सॉन्ग को सुनना है या ये फ़ोटो को देखना है। आप तुरंत स्क्रॉल बार करते हैं और तुरंत सर्च करते हैं और तुरंत आपका डाटा मिल जाता है। ये बहुत जगह डाटा स्ट्रक्चर आपका जो भी सर्चिंग इंजन यूज़ करते हैं, चाहे गूगल हो गया, कोई भी आपका ब्राउज़र हो गया, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं तो उसका भी एल्गोरिथम काम करता है डाटा स्ट्रक्चर। दूसरा डेफिनेशन हमारे पास क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट जो है, इट आइडेंटिफाई हाउ टू डाटा। जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ टू डाटा को ऑर्गेनाइज इन द मेमोरी एंड हाउ टू ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन इट, कि हम जब भी अपने मेमोरी में डाटा को रखते हैं, जब भी हम अपने मेमोरी में डाटा को रखते हैं, तो उस मेमोरी से डाटा को कब एक्सेस कर सकें, यानी अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें, चाहे वो डिलीशन हो गया, चाहे वो एडिशन हो गया, कोई चाहे वो एक्सेस करने का हो, तो उस डाटा को हम लोग आसानी तरीके से कर सकें। इसीलिए हम अपनी मेमोरी में एक डाटा स्ट्रक्चर के वे में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं, और ताकि हमें दिक्कत ना हो एक्सेस करने में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी में, अगर देखें तो यह बताता है कि डाटा मेमोरी में कैसे रखा जाएगा और उस पर कौन-कौन से ऑपरेशन किए जाएँगे, ठीक है? आगे हम लोग ऑपरेशन को देख रहे होंगे कि कौन-कौन से अपने डाटा पे ऑपरेशन को परफ़ॉर्म करते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं यूनिट यानी पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर हेल्प टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली। जब भी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो गया, जैसे कि आपका फाइल हो गए, 100 फाइल हो गए, तो 100 फाइल को कैसे रखेंगे? आपके पास फ़ोटो हज़ारों में हो गए, तो आप हज़ारों में इस फ़ोटो को मेमोरी में अपने पास कैसे स्टोर करेंगे? तो यही आपको क्या बताता है, डाटा स्ट्रक्चर बताता है, जिससे कि आपको हज़ार में से कोई एक फ़ोटो को पिक करना हो, तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकें? पिक कर सकें।
उसे यानी देख सकें, डिस्प्ले करा सकें। ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर। ये ही डाटा स्ट्रक्चर हमारा पूरा हेल्प करता है, हमें अपने डाटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एफिशिएंटली मैनर में ढूँढने का मदद करता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम बात कर लें हिंदी में, डाटा स्ट्रक्चर बड़ी मात्रा में डाटा को सही तरीके से सँभालने में मदद करता है। सही तरीके से सँभालने में मतलब कि उसे रखने में, एक्सेस करने में, तो कोई भी अपडेट आगे चल के फ्यूचर में करना हो तो उसे आसानी तरीके से हम लोग कर सकें। इस वजह से हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि हाउ शुड यू स्टडी डाटा स्ट्रक्चर, हमें क्यों डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि क्यों डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए। तो डाटा स्ट्रक्चर को इसलिए पढ़ना चाहिए टू स्टोर डाटा इन ऑर्गेनाइज मैनर। जब भी हम लोग डाटा को रखें तो अपने जो भी फाइल हो या अपना फोटो हो या कोई भी डाटा हो गया आपका, कंपनी के जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है? तो उस प्रोग्राम को हम लोग क्या करें, एक स्ट्रक्चर वे में रखें, एक ऑर्गेनाइज़ फ़ेम वे में रखें, जिससे हमारा मेमोरी भी क्या हो, कम हो लगे और हमारा डाटा भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाए। तो इसे व्यवस्थित रूप से हम लोग क्या कर सकें, एक तरीका वे में अपने डाटा को रखने के लिए डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डाटा को एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर करने के लिए किया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कि हम एक व्यवस्थित तरीके रूप से डाटा को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। दूसरा पॉइंट आपको क्या बता रहा है? दूसरा पॉइंट जो आपको बता रहा, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी और प्रोग्राम्स, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, गतिविधियाँ को क्या कर सकें, मतलब बढ़ा सकें। जैसे कि हमें कोई एक्सेस करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा को डिलीट करना है, जैसे आपका फ़ोटो है, फ़ोटो में आपका कोई एक फ़ोटो ऐसा हो कि जो बेकार हो, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उस फ़ोटो को, केवल पर्टिकुलर फ़ोटो को अच्छे तरीके से क्या कर सकें, डिलीट कर सकें, तो हम एक पिक करेंगे फ़ोटो को, उसे डिलीट कर देते हैं। तो ये किस वजह से होता है? आपका डाटा स्ट्रक्चर के मैनर से होता है कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं, फिर आप वो एक फ़ोटो को पिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोग्राम की गति और प्रदर्शन क्या हो जाता है? बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? टू रिड्यूस टाइम एंड मेमोरी यूजिंग, कि हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को, जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो जाते हैं, तो उसमें एक्सेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अगर हम मान के चलिए कि यहाँ पे 100 डाटा रख लिए और 100 डाटा पर हम लोग पर्टिकुलर एक-एक डाटा को ढूँढ रहे हैं, तो हमें टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई एल्गोरिथम हो कि जिसे हम एक डाटा को डालें, उसी डाटा को जिसका नाम रखें और बस वही डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो। तो उसे हम लोग क्या कर सकें, हमारे लिए टाइम भी बचेगा। और दूसरा हम लोग क्या कर सकें, जब भी हम अपने मेमोरी में रखते हैं, मेमोरी साइज़ हमारे मान के चलिए 10 जीबी का है, तो इसमें हम अगर डाटा को रखें तो कितने डाटा को हम 10 जीबी में आसानी तरीके से रख सकते हैं, इसके बारे में हमें बताता है डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है कि रिड्यूस टाइम, कि टाइम को हम क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, और मेमोरी स्पेस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, जिससे हमारा डाटा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो हमारे मेमोरी में। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, कम समय और कम मेमोरी में काम करने के लिए उपयोग कर देता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट आपका क्या कहता है कि टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज़िली, कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स डाटा आ जाए या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम को आप ईज़िली मैनर में, आसानी तरीके से क्या कर सकें, हल कर सकें, तो सॉल्व कर सकें। अगर कोई भी डाटा को डिलीट करना है तो आसानी तरीके से डिलीट कर सकें। कोई भी डाटा को एक्सेस करना है तो उसे आसानी तरीके से क्या कर सकें, डिलीट कर सकें। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमें डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जटिल समस्याओं को आसानी से क्या करने के लिए, हल करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है डाटा स्ट्रक्चर को। चलिए, आगे बात करते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट स्टडी डाटा स्ट्रक्चर, कि अगर हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ें, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आपका क्या है कि जो आपका प्रोग्राम आप लोग लिखते हैं, चाहे वो सी में हो गया, सी प्लस प्लस में हो गया, चाहे जावा में हो गया, किसी में भी आप आईटी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, तो उस प्रोग्राम का जो स्पीड होता है, स्पीड होता है, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन उस स्पीड को बढ़ाते किससे हम, डाटा स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम विल बिकम स्लो, कि आपका जो प्रोग्राम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ते हैं तो प्रोग्राम बहुत धीमे हो जाएँगे, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट आपको क्या होता है कि मोर मेमोरी विल बी वेस्टेज, कि आपका मेमोरी का जो साइज़ है, आप देखिए 10 जीबी का मान के चलिए मेमोरी आपने ले लिया, आपका स्पेस मिला है, लेकिन आप क्या किए कि 2 जीबी का ही डाटा रखे, लेकिन आपका पूरा मेमोरी क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, और आप डाटा उसी में
आपको वो फुल दिखा दिया। तो आप एक ऑर्गेनाइज़ तरीके में नहीं रखे, इसलिए वो आपको क्या कर दिया, इतने ही जीबी में आपको वो फुल डाटा दिखा दिया। इसलिए आपका मेमोरी भी क्या हो जाता है, वेस्टेज चली जाती है, यानी आपका स्पेस भी वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा मेमोरी खराब होने का होगा, यानी ज़्यादा मेमोरी खराब होने का मतलब कि आपका वेस्ट हो जाएगा मेमोरी। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि कोड विल बी बिकम लार्ज लेंथ एंड डिफिकल्टी टू मैनेज, कि हमारे पास जो भी कोड का प्रोग्राम का अगर हमारे पास 100 मान के चलिए 10 लाइन का है, तो हम लोग ईज़ी में हम लोग हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वही प्रोग्राम हमारा 1000 लाइन का है, तो हम लोग ईज़ी माइनर में उसे मैनेज नहीं कर पाएँगे। क्यों नहीं कर पाएँगे? क्योंकि हमें डाटा स्ट्रक्चर का कोई भी नॉलेज नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही नॉलेज रहेगा तो हमारे पास लाखों का लाइन ऑफ कोड आ जाए, तब भी हम लोग उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम वहाँ पे जान रहे होंगे कि किस तरह से अपने डाटा को एक स्ट्रक्चर वे में रखना है। तो कोड लंबे और सँभालने में मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? कोड लंबे, जब भी आपका कोड प्रोग्राम यानी लंबा होता है, तो उसे मुश्किल हो जाता है उसे क्या करने में? सँभालने में। ठीक है? चौथा पॉइंट हम लोग बात करते हैं डिफ़िकल्टी टू क्रैक टेक्निकल इंटरव्यू, कि जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं अपने कंपनी में, क्या करने? कंपनी में जब भी आप जाते हैं आईटी कंपनी में देने जाएँगे इंटरव्यू, ठीक है? तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपसे वहाँ पूछा जाएगा एरे का क्वेश्चन, आपका पूछा जाएगा स्टैक का क्वेश्चन, आपके पूछा जाएगा लिंक्डइन का क्वेश्चन, आपसे ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप वहाँ पे क्या कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि आपको डाटा स्ट्रक्चर का कोई भी नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डाटा स्ट्रक्चर का पढ़ना, ठीक है? और आपके कोर सब्जेक्ट में भी आता है डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेनिफिट टू लर्न डाटा स्ट्रक्चर। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो हमें बेनिफिट क्या-क्या मिलने वाले हैं? सबसे पहले आपका क्या करेगा कि आपका जो हेल्प करेगा, पहला पॉइंट, कि हेल्प इन द रिटन फास्ट एंड एफिशिएंट प्रोग्राम, कि जब भी हम प्रोग्राम को लिखेंगे तो एक फास्ट तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट मैनर में, यानी एक प्रोग्राम को लिखने का तरीके में तेजी से हमारा बदलाव होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो तेज और प्रभावित प्रोग्राम लिखने में मदद करता है, तेज और प्रभावित कि वो कार्य करने में एफिशिएंटली रहेगा, कम मेमोरी में, कम डाटा में आपको बहुत ज़्यादा काम देखने को मिल जाएगा। किसका हेल्प से? आपके डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एसेंशियल फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव कोड, कि जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव कोड देते हैं या जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम लिखेंगे, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जिस स्ट्रक्चर को आपको कोड क्या करें कि कम लिखना पड़े और लॉजिक ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें हम लोग किसके लॉजिक को देख रहे होंगे, डाटा स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक है? इम्प्रूव फॉर द प्लेसमेंट एंड आईटी जॉब, कि आपके इस अगर डाटा स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, इम्प्रूवमेंट मिल जाती है आपके प्लेसमेंट में, यानी बूस्ट मिल जाता है आपका प्लेसमेंट में, कि कोई भी आईटी कंपनी में जब जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको आसानी तरीके से वहाँ पे जॉब मिल जाता है, क्योंकि आप डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से पढ़कर गए होते हैं, ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, कि कैन मेक यू ए बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आसानी तरीके से, इतना अच्छे तरीके से हम कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हेल्प ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के। कि जब भी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 2 नंबर है, 2 नंबर को आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि इंट आपको लेना है, इंट टाइप और इंट बी इक्वल टू 10। अब इन दोनों नंबर को स्वैप करना है, तो आपको ये पता नहीं होगा कि कैसे स्वैप करेंगे, लेकिन आप जैसे ही डाटा स्ट्रक्चर को आपको पढ़ जाएँगे, डाटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा, तो आप तुरंत ही इसे क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे, कि आप ए में 10 को रख लेंगे और बी में आप 5 को रख लेंगे, तो ये स्वैपिंग नंबर हो गया। तो ये इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आसानी तरीके से इसे क्या कर सकें, बता सकें। तो ये हमारे डाटा स्ट्रक्चर किसके हेल्प करता है, कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें आसानी तरीके से, आसानी माइनर स्ट्रक्चर में, ठीक है? उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है हमारे डाटा स्ट्रक्चर में। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है डाटा स्ट्रक्चर में, हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हमारे पास जो पहला हेडिंग है आपका यूनिट नंबर 1 का, वो पहला हेडिंग है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, कि डाटा स्ट्रक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाटा के बारे में,
कि डाटा हमारे पास क्या है, तो डाटा एक हमारे पास रो फैक्ट होता है। क्या होता है? रो फैक्ट होता है। तो अब रो फैक्ट किसके बोलते हैं कि जो डाटा हमारे पास, जैसे कि फाइल रखा हमने, एक ही फ़ोल्डर हमने बनाया जिसमें मल्टीपल फाइल है, मल्टीपल फ़ोटो है, उसके बाद से मल्टीपल सॉन्ग है, हमने वीडियो भी रख लिया, ठीक है? लेकिन ये किसमें रखा है? एक ही फ़ोल्डर में रखा है, एक ही फाइल में, वन फाइल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डाटा हो गया। क्यों? क्योंकि हम फ़ोटो को अगर अलग फ़ोल्डर बना दें, फाइल का अलग फ़ोल्डर बनाएँ, तो ये हमारे लिए क्या हो जाए कि हमने इस फ़ो डाटा में से क्या कर लिया? फ़िल्टर कर लिया। कि ऐसा जो डाटा जिसमें हम लोग फ़िल्टर करके अलग-अलग सेपरेट जगह पे नहीं रखें, उसमें बहुत सारे डाटा कंबाइन हो, उसे हम लोग बोलते हैं डाटा, ठीक है? तो डाटा रेफर टू द रो फैक्ट एंड फिगर दैट नॉट प्रोसेड। तो डाटा प्रोसेड नहीं होता, बस एक नॉर्मली डाटा होता है। जैसे आप जाते हैं, कॉलेज में जब जाएँगे, अपने स्कूल में जाएँगे, तो स्कूल में आपसे क्या पूछा जाएगा? तो आप बताते हैं, अपने नाम को बताएँगे, फिर आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उस प्रोग्राम का नाम बताएँगे। उसके बाद से आपका फ़ीस पूछेंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे कि एडमिशन लेने की आगे की प्रक्रिया पूछकर चले आएँगे। तो ये आपका क्या हो गया कि फिगर आपको एक जनरली पर्पज़ पूछ कर आ गए, लेकिन उसी को आप प्रोसेस करेंगे कि हमारे पास क्या-क्या है, अभी हम एडमिशन लें। तो हमारे किस में आ जाता है? वही इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो डाटा होती है, वो किस में होती है? रो फैक्ट में होती है। रो फैक्ट इन द सेंस कि आप जितने भी डाटा अपने पास सोचे, जितने भी आप दिमाग में सोचे, उस दिमाग से निकाल कर आप क्या किए? रख दिए, प्रेज़ेंट कर दिए। लेकिन उसमें से फ़िल्टर की कौन से डाटा कहाँ पे काम आएगा, अगर वैसे करते हैं प्रोसेस, तो उसी को बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जो आप डाटा रखे हैं, जैसे हमने वहाँ पे डाटा रखा था फ़ाइल को, फ़ोटो को और एक सॉन्ग को, वीडियो को, इतना हमने फ़ाइल रखा था। तो ये हमारे पूरा डाटा होगा, लेकिन इसी को हम लोग क्या करें कि फ़ाइल के फ़ोल्डर में रख दें, फ़ोटो को फ़ोल्डर में रख दें या अलग रख दें, वीडियो को अलग रख दें और सॉन्ग को अलग रख दें। तो ये हमारा क्या हो गया कि अलग-अलग फ़ोल्डर बनाए हम, अलग-अलग जगह पे इसे क्या कर दिए, रख दिए। तो अगर हम फ़ाइल में वीडियो में जाते हैं तो केवल वीडियो का ही डाटा हमें मिलेगा। सॉन्ग में जाएँगे तो केवल सॉन्ग का ही नाम मिलेगा और सॉन्ग ही मिलेगी केवल। फ़ोटो में जाएँ तो केवल फ़ोटो ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इन्फॉर्मेशन होगा कि आप उस डाटा को प्रोसेस किए और उसे अलग-अलग भागों में क्या कर दिए, बाँट कर रख लिए कि जो काम का था वो डाटा रखे, जो काम का नहीं है उस डाटा को क्या कर दिए, आप डिलीट कर दिए। इसे हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस डाटा दैट कैन मेनली यूज़फुल, कि जो भी डाटा हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं, अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं, अनयूज़ डाटा को हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। आप लोग फ़ोटो खींचने भी जाते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल फ़ोटो खींच लेते हैं। तो वो आपका क्या हो गया? डाटा हो गया। लेकिन उस फ़ोटो में से आप चूज़ करते हैं कि कौन-सा फ़ोटो हमारे लिए बहुत अच्छा है, कौन-सा फ़ोटो अच्छा दिखाई दे रहा है, कौन-सा साफ दिखाई दे रहा है, उस फ़ोटो को रखते हैं, बाकी सारे फ़ोटो को डिलीट कर देते हैं। तो जो फ़ोटो आप डिलीट कर दिए, उसे हम लोग बोलते हैं अनयूज़ फ़ोटो। और जो यूज़ में फ़ोटो रखे उसी को हम लोग बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन, कि आप 10 फ़ोटो खींचे, 10 फ़ोटो में से आपको 1 फ़ोटो ही पसंद आया कि ये अच्छा है, तो इसे आप 1 को रखे, बाकी 9 फ़ोटो को आप क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। 9 फ़ोटो को क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। तो ये क्या हो गया? आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन हो गया कि 1 फ़ोटो हमने रखा बस केवल, तो ये इन्फॉर्मेशन, यानी पूरे डाटा को 10 हमारे क्या हो गए, 10 फ़ोटो हमने खींचा जो, ये डाटा हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल गया कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफ़रेंस होता है। अब आप गलती मत कीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन और डाटा हमारा सेम ही होते हैं, नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं। अगर आप सिंपल वर्ड में बोलें तो ऐसा डाटा जो रो फैक्ट डाटा होते हैं उसे हम डाटा बोलते हैं, जो हमारे प्रोसेस डाटा होते हैं उसे हम इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं कि डाटा आइटम्स के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास होता है बेसिक में, वो क्या होता है? डाटा आइटम्स। डाटा आइटम्स क्या होते हैं कि एक सिंगल यूनिट में हम लोग जो डाटा को रखते हैं, जैसे कि आपका पीडी वहाँ पे हमने डाटा लिया था, जिसमें हमने बात किया था कि हमारे पास मल्टीपल फाइल हैं, जिसमें हमारे पास सॉन्ग है, वीडियो है, उसके बाद से वीडियो है, उसके बाद से हमारे पास फ़ोटो है। तो इन फ़ोटो को हमने एक फ़ोल्डर में रखे और यहाँ पे तो इसका किसका बन गया फ़ोटो? एक सिंगल यूनिट बन गया कि केवल इसमें फ़ोटो ही रहेंगे। एक सिंगल यूनिट हमने बना दिया कि एक केवल वीडियो ही रहेंगे।
एक सॉन्ग का ही केवल फ़ोल्डर बना दिया कि इसमें केवल सॉन्ग को ही रखेंगे, तो वो क्या हो गया यूनिट हो गया, सिंगल यूनिट। कि हमने एक डाटा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डाटा आइटम्स। कि एक ही टाइप्स के डाटा को एक जगह स्टोर कर दें, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल यानी डाटा आइटम्स। तो यहाँ पे देखिए ए डाटा आइटम्स इज़ द सिंगल यूनिट ऑफ डाटा कि एक सिंगल यूनिट जो डाटा होते हैं, एक फ़ाइल में केवल वही डाटा रहें, केवल वही डाटा केवल रखा जाए एक जगह, उसी को हम लोग बोलते हैं डाटा। अब हमारे पास चौथा जो पॉइंट है वो क्या है फील्ड। तो फील्ड यहाँ पे बात करते हैं कि फील्ड क्या होता है। तो ये फील्ड इज ए सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ एनी एंटिटी। कि जब भी हम लोग एट्रीब्यूट की बात करते हैं, कोई भी वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है फील्ड। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि आप किस फील्ड से पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे कंप्यूटर साइंस से CS कर रहे हैं, ठीक है। तो आप CS ब्रांच से पढ़ते हैं, तो CS ब्रांच में कौन कौन से बुक है, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया एक फील्ड का पूरा डाटा हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं फील्ड डाटा, ठीक है। चाहे आप एनिमल को बात करते हैं कि एनिमल एनिमल यानी जानवर के बारे में, तो जानवर में बहुत सारे जानवर आते हैं, डॉग आते हैं, कुत्ता आते हैं, ये आते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया एक फील्ड हो गया। तो आप जिस फील्ड से बात करते हैं, उसी फील्ड के बारे में ही केवल उस बात करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड। तो यहाँ पे क्या है कि ए फील्ड इज ए सिंगल एट्रीब्यूट क्या है ये सिंगल एट्रीब्यूट है ऑफ एंटिटी कि एक एंटिटी के बारे में एक व्यक्ति के बारे में अगर पूरे चीज़ों के बारे में एनालाइज किया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड। तो यहाँ पे क्या है कि फील्ड किसी वस्तु के एक विशेषताओं को क्या करता है बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फील्ड को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया अगर तभी स्टूडेंट्स से आपको अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लोग लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जितने भी नोट्स हैं आपके वो पूरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले रिकॉर्ड कि हमारे पास रिकॉर्ड क्या होते हैं। अब आप लोग बताते हैं कि जब भी आप लोग प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्रोजेक्ट फाइल। तो प्रोजेक्ट फाइल में आप लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखते हैं। जैसे आपका ये सिलेबस है, इस सिलेबस में यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, ठीक है, यूनिट 5 तक। तो यहाँ पे आपके 5 यूनिट हो गए, इसमें मल्टीपल टॉपिक्स होंगे, क्या होंगे टॉपिक्स होंगे। तो ये टॉपिक्स को भी हम लोग क्या कर दें कि ये हमारे पास एक रिकॉर्ड बन गया कि हम लोग क्या करें कलेक्शन ऑफ फील्ड को अगर मर्ज करके रखें, हर यूनिट को मर्ज कर लिए और एक टॉपिक ही बना लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पे क्या है ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड फील्ड। कोई भी एक रिलेटेड फील्ड्स को पूरे डाटा को हम एनालाइज करके रख लिए। जैसे अब अगर हम बात करें डीएसए पढ़ लें, डीएसए में पूरे यूनिट को हम लोग देखेंगे, पाँचों यूनिट को देखने वाले हैं और इसमें हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया एक रिकॉर्ड बनाएँगे हम। जब भी हम अपना नोट्स तैयार करेंगे आप लोग, उसमें क्या हो गया पूरी रिकॉर्ड यानी डीएस के बारे में ही लिख। तो ये क्या हो गया आपका रिकॉर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं फाइल। फाइल क्या होते हैं हमारे पास? ये फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कि जब भी हम फाइल बनाते हैं, जब भी तो उस फाइल में हम लोग क्या करते हैं कलेक्शन। जैसे आप किसी भी कॉपी में क्या करेंगे अपने नोट्स को बनाएँगे। उस नोट्स को जब बनाएँगे तो पूरे डाटा स्ट्रक्चर आप कंप्लीट करके उस नोट्स को बना रहे हैं, तो उसी को आपको बोलना पड़ेगा फाइल। क्या है? वही हमारा क्या हो जाता है? फाइल हो जाता है क्योंकि पूरे कॉपी हम कहीं पे भी ले जाएँगे, तो उस पूरे एक ही कॉपी को ले जाएँगे। तो ये कॉपी में हमने पूरे ड डीएस को यानी डाटा स्ट्रक्चर को हमने पूरे लिख कर, तो क्या हो गया? वो हमारा फाइल हो गया। अब हमारे पास जो 7वाँ पॉइंट आता है वो क्या है? एंटिटी। एंटिटी क्या होते हैं हमारे पास? जो एंटिटी होते हैं रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कि जब भी हम रियल वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट को बताते हैं यानी कोई भी वस्तु ऐसा हो जिसे हम लोग अच्छे तरीके से जान रहे हो जो हमारे रियल वर्ल्ड में हो, उसे अगर हम बताते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एंटिटी। जैसे हम लोग बात करें एंटिटी एक वास्तविक वस्तु को दर्शाती है, वास्तविक वस्तु को दर्शाती है। जैसे आपको बात करना है डॉग के बारे में पूरी बात करना है, तो क्या हो गया एंटिटी हो गया। जैसे आप किसी भी मैन के बारे में बात कर रहे हैं यानी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी आपका क्या हो गया एंटिटी हो गया। बुक के बारे में बात कर रहे हैं वो भी आपका क्या हो गया एंटिटी। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं एंटिटी होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटिटी। दूसरा हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से भाग में कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन इनटू टू टाइप्स कि दो भागों में हमें क्या किया गया है, दो टाइप्स में हमें डाटा स्ट्रक्चर को बांटा गया है। पहला जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। ये क्या होते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। यानी आपको अभी पता करना है
कि हमारे पास 2 टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। पहला हमारे पास होते हैं प्रिमिटिव, दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जैसे कि आप लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ठीक है? तो ये आपके किस में आ जाते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। जो पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास क्या है मौजूद हैं, जिसे छोटे यूनिट की यहाँ पे अगर सरल भाषा में बात करें कि कोई भी डाटा हम छोटे डाटा को अगर प्रेजेंट करना है, जैसे इंट है, तो आपको इंट छोटा डाटा हो गया। ये दो छोटे डाटा को आप प्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे, लेकिन वही आपको मोर डाटा मिल गया, कम्प्लेक्स डाटा मिल गया। तो कम्प्लेक्स डाटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ भी छोटे डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कम डाटा के बारे में बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर वही कम्प्लेक्स डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, हम कम्प्लेक्स डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया स्मॉल डाटा और यहाँ पे बोल सकते हैं लार्ज डाटा, ठीक है? या कॉम्प्लेक्स डाटा। तो इसको आप बता सकते हैं कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो स्मॉल डाटा पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल अगर बोलना हो तो बोल सकते हैं, फ्लोट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सब हम बूलियन बोल सकते हैं। तो आपका क्या इसमें आ जाता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जैसे कि आपका एरे आ गया, स्टैक आ जाएगा, बहुत सारे डाटा हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा है, उसे हमें ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में रखना है, तो उसके लिए हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए वही सेम आपकी बात है जहाँ पे हमने अभी बताया था कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर स्टोर सिंपल डाटा वैल्यू, कि एक डाटा वैल्यू को क्या करता है, सिंपल डाटा वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जैसे आपने किया इंट ए इक्वल टू 5, तो ये क्या बनाया कि ये मेमोरी का लोकेशन बनाया, मेमोरी का नाम बना दिया कि ये नाम ये लोकेशन है। इस लोकेशन पे हमारे पास क्या है 5 प्रेजेंट है, इसमें मेमोरी लोकेशन पे रखा गया है। तो अब किस टाइप का डाटा है हमारे पास, इंट टाइप टाइप का है। इंट मतलब इंटीजर टाइप का। इंटीजर में कौन से आ जाते हैं, आपका 0 से लेकर 9 तक। ये आपका किस में आ जाते हैं, इंटीजर में, यानी आप इन्फिनिटी कोई भी काउंट नंबर लिखते हैं वो इंट में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंटीजर, ये लोकेशन आपका हो गया मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, ठीक है? और ये आपका हो गया डाटा, यानी एलिमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे हमने बात किया कि जो भी हम लोग स्मॉल डाटा के बारे में बात करें या सिंपल डाटा के बारे में बात करें, तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इंटीजर हो गया हमारे पास, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया जिसे हम लोग बोल सकते हैं, स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है? आपका क्या हो गया बूलियन हो गया। अब कैरेक्टर क्या होते हैं कि जो भी वर्ड होते हैं हमारे पास, जैसे ए हो गया, ए टू जेड, ये सब हमारे वर्ड में आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी का नाम लिखना है वो हमारे किस में आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे भी नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या है कि कम्प्लेक्स डाटा को हम डिफाइन करते हैं। कम्प्लेक्स डाटा की जैसे कि हमारे पास हो गया कि 1 से लेकर 100 डाटा को रखना है। तो इस डाटा को रखने के लिए हमें इंट को तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इंट में तो हम एक ही डाटा को रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो हज़ारों 100 डाटा को रखना है। तो इस 100 डाटा को रखने के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो कम्प्लेक्स डाटा है इसको 2 भागों में बाँटा गया है। पहला जो तरीका है आपको रखने का, तो पहला तरीका है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में वो डाटा स्ट्रक्चर को रखा जाता है, वो टेक्निक को यूज़ किया जाता है कि जैसे कि हमारे 1 से लेकर 100 तक रखना है। तो हम इस डाटा को रखने के लिए एक सीक्वेंस वे फॉलो करेंगे, एक रेखा। जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक रेखा बना दिया जिसमें हमने 1, 2, 3, 4 डैश 100 डाटा को रख लिया। इस तरीके से रख लिया या ऐसे रख लिया। तो ये क्या हो गया, हमारे रेखे के रूप में हम लोग डाटा को रख रहे हैं। एक के बाद एक डाटा को रख रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। चाहे आप बोल सकते हैं कि जो भी हम रैखिक डाटा में रखते हैं, रेखा के क्रम में डाटा को रखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जो हमारे पास रेखा के क्रम में हम लोग डाटा को नहीं रखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या-क्या आते हैं। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है कि जब भी हम सीक्वेंस में अपने सीक्वेंस ऑर्डर में डाटा को रखते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ तक आपको पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर डाटा स्ट्रक्चर व्हिच एलिमेंट आर अरेंज इन द सीक्वेंस ऑर्डर, कि एक अरेंज जो भी हम डाटा को अरेंज करते हैं, वो किसमें करते हैं, सीक्वेंस ऑर्डर में, कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4,
4 के बाद 5 ऐसे हम लोग सीक्वेंस में डाटा को रखते हैं, चाहे ऐसे रख लेते हैं 1, 2, 3 डैश 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 ऐसे। तो ये हमारे क्या हो गया एक सीक्वेंस वे हो गया। अब इस सीक्वेंस वे में डाटा को रखने के लिए हमारे पास जो टेक्निक यूज़ होती है डाटा स्ट्रक्चर में कौन-कौन से होती है? आपका एरे, तो एरे अगर पूछा जाए किस डाटा टाइप्स का है, तो लीनियर डाटा टाइप्स का है, ठीक है? स्टैक आपका हो गया, क्यू हो गया आपका, लिंक लिस्ट हो गया। ये सब आपका किस में आते हैं? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि अगर हम एरे की बात करें, एरे का जो ग्राफ आपका बनता है, वो ऐसे ही तो बनता है। एक बार इसे थोड़ा-सा रफ करते हैं, फिर उसके बाद जो एरे का डाटा बनता है, वो आपको कैसे बनते हैं? ऐसे रखते हैं आप 1, 2, 3 और 4 ऐसे आप लिन एरे में रखते हैं। लेकिन अगर वही स्टैक के बारे में बात करें, तो स्टैक में आप डाटा के कैसे रखते हैं? कि आप ऐसे बनाते हैं स्टैक, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1, 2, 3, 4 ऐसे आप डाटा को रखते हैं। लेकिन वही अगर हम लिंक लिस्ट में बात करें, तो लिंक लिस्ट में एक डाटा यहाँ पे रहेगा, दूसरे डाटा हमारे यहाँ पे रहेंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो एक सीक्वेंस वे में हम लोग डाटा को रख रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हो गया? डाटा स्ट्रक्चर हो गया। क्यू को भी हम लोग ऐसे ही रखते हैं, आपका स्टैक के रूप में होता है, लेकिन ये दोनों तरफ से ओपन होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? क्यू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? डाटा स्ट्रक्चर को रखने। तो एक रेखे के रूप में जहाँ पे भी हम डाटा को रखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाते हैं। कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कब हम लोग यूज करते हैं? जब हमारे पास कोई भी डाटा है, कॉम्प्लेक्स डाटा है, उस कॉम्प्लेक्स डाटा को हम कोई सीक्वेंस में ना रखें। तो सीक्वेंस से कोई मैटर ना हो, यानी ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। नॉन ऑर्डर में या नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम रखें, प्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को, उसी को हम बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब हम बात करें कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा एलिमेंट नॉट ऑर्गेनाइज, कि हाँ यहाँ पे क्या लिखा गया है? नॉट ऑर्गेनाइज है सिक्वेंशनल ऑर्डर में, कि अगर हम अपने डाटा को नॉट यानी ऑर्गेनाइज नहीं सिक्वेंशनल ऑर्डर में नहीं करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा। तो यहाँ पे देखिए, गैर रेखीय का मतलब कि रेखे के रूप में नहीं रखते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है कि वन एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वन एलिमेंट है, एक एलिमेंट मान के चलिए वन, ये मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे टू से भी कनेक्टेड होगा, फिर थ्री से भी कनेक्टेड होगा। तो ये क्या हो गया आपका नॉन, ये कोई सा भी रेखा का फॉर्म बना रहा है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल ये रेखा का फॉर्म नहीं बना रहा है। तो जब रेखा का फॉर्म नहीं बना रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन रेखीय यानी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपका आ जाता है नॉन लीनियर में आपका आ जाता है ट्री और ग्राफ। दो आपका किस में आते हैं? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है? तो आपको ये पता करना है कि अब आप यहाँ पे डिफरेंस भी आ जाता है आपके एग्जाम में कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो आप अच्छे तरीके से इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं यानी बता सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, कौन-कौन से आप यहाँ पे देखिए डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग मतलब कि एक डाटा मान के चलिए कि यहाँ पे हमने लिखा है 1, 2, ए, बी, सी, 3, 4। अब इसमें से हमें प्रोसेस करना है कि जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को अलग रखना है और जो इंट टाइप का डाटा है यानी इंटीजर डाटा है उसे अलग रखना है। तो आप बोलेंगे कि इंट का हमने एक मेमोरी लोकेशन बना देते, एक नाम बना देते जिसमें हम इंटीजर रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 और 4 रख लेते हैं। उसके बाद से कैर का हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम लोग कैर ए, बी, सी रख लेते हैं। तो ये क्या कर लिया, आप दोनों डाटा को क्या कर लिए? अलग-अलग कर लिए। तो ये डाटा था आपका और ये प्रोसेस कर लिए, ठीक है? अब ये प्रोसेस जब हम लोग कर लिए तो इसको हम लोग बोलते हैं, आपको दूसरा नाम भी बताए थे कि इन्फॉर्मेशन भी बोल देते हैं आप। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी आपको बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डाटा था, परफेक्ट डाटा था, लेकिन हमने प्रोसेस करके इसे अलग-अलग कर लिया कि जहाँ पे जिसको रखना था एक सीक्वेंस ऑर्डर में, माइनर वे में, कि जो अच्छे तरीके से दिखाए एक ही पर्टिकुलर डाटा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस डाटा। देखिए, टू प्रोसेस डाटा इन द कन्वर्ट इनटू द यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, हम लोग किसको कन्वर्ट कर लेते हैं? यूज़फुल। अब ऐसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 1-2 जैसे काउंट नंबर लिखते तो 1-2 यहाँ पे आता, फिर उसके बाद से ये लेटर लेता ही नहीं। इसको पूरे तरीके से हम यूज़ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हम यूज़ कर लेंगे, जैसे इंट रखेंगे तो 1, 2, 3, 4 लिख कैरेक्टर ले लेना है, ए, बी, सी।
तो हमारे लिए आसानी हो गया। इसको क्या हो गया, ये प्रोसेस डाटा हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास काम होता है डाटा स्ट्रक्चर में, डीएस में जो भी हम लोग काम करते हैं, वो एक्यूरेसी के साथ होता है। एक्यूरेसी इन द सेंस कि आप जो भी काम करेंगे वो अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। कि यहाँ पे हमने डाटा स्ट्रक्चर के ही फॉलो किया, इन्फॉर्मेशन और अलग-अलग कर लिया डाटा को अपने। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन ह्यूमन में तो हमने ऐसा लिखा था, ऐसा हमने जर्नल में लिख दिया था, लेकिन हमने एक अच्छे तरीके से माइनर में लिख लिया, तो इससे हमें क्या हो गया, एक्यूरेसी पता चल गया कि हमें डाटा को अब यहाँ पे गलती होने का चांस बहुत कम है। यहाँ पे गलती होने का चांस कम है, लेकिन यहाँ पे गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है? टू रिड्यूस द ह्यूमन एरर वर्क, कि ह्यूमन जो गलती करता था, वो हम लोग अब गलती नहीं कर पाते हैं डिजिटली फॉर्म में जब भी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने लगे। 5वाँ पॉइंट आपका क्या हो जाता है कि फ़ास्ट कम्युनिकेशन। फ़ास्ट कम्युनिकेशन इन द सेंस कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट के द्वारा बात करना है, तो हम लोग फ़ास्ट कम्युनिकेशन करने लगे। फ़ास्ट कम्युनिकेशन का मतलब जो भी हम काम करते थे 2 दिन में, 4 दिन में, वो हमारे क्या हो गया कि जल्दी-जल्दी काम होने लगे। देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे हमें 2 काउंट नंबर 2 को निकालना था, नंबर 2 को निकालना था, तो हम क्या करते थे कि पहले हम लोग देखते थे कि 2 कहाँ है, इसमें देखेंगे तो 2 कहाँ है या 3 कहाँ है। लेकिन इसमें 1-2 तुरंत हमने डाटा को 2 को पिक किया और निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो लास्ट हेडिंग है, पॉइंट है, वो क्या है? ऑपरेशन ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। कौन-कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में? अब ऑपरेशन क्या होता है? जैसे ऑपरेशन आपके क्या मतलब होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आप एक डाटा है, एक डाटा हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, तो आप इस डाटा पे क्या-क्या कर सकते हैं? आप इस डाटा पे कर सकते हैं कि अगर आपको 5 ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। आपको किसी 1 को डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर सकते हैं। आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर किसी को सर्च करके ढूँढना है, एक्सेस करना है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले कराना है, तो आप डिस्प्ले। तो ये क्या हो गया, आपका परफॉर्मेंस हो गया, यानी कि आप ऑपरेशन लगा रहे हैं। एक डाटा पे पूरे तरीके से मतलब कह दिया जाए जनरल भाषा में कि खेलना, कि आप डाटा के साथ आप क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक्शन परफॉर्म ऑन डाटा टू मैनेज एंड प्रोसेस एफिशिएंट। कि हम लोग क्या ऑपरेशन करते हैं, किस लिए करते हैं कि एक्शन करने के लिए, किस पे, अपने डाटा को परफॉर्म करने के लिए, जिससे हम लोग डाटा को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, प्रोसेस कर सकें, किस तरीके से, बहुत आसानी तरीके से, तो बोलते हैं ऑपरेशन डाटा स्ट्रक्चर। अब कौन-कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल करना, कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास डाटा है। क्या है? डाटा है। तो इस डाटा पे हमें ट्रैवल करना है, जैसे कि 1 से जाना है 2 पे तो आसानी तरीके से जाएँगे, 2 से 3 पे जाना है तो आसानी तरीके से चले जाएँगे, 3 से 4 पे जाना है तो अब भी चले जाएँगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैवल्स, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेविंग, मैनिंग, विजिटिंग ईच एलिमेंट। विजिटिंग मतलब ईच एलिमेंट प पट एक एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट पे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है? इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैवल्स, कि जब हम एक डाटा से दूसरे डाटा पे जंप करते हैं, दूसरे डाटा से डाटा पे चल हम करते हैं, यानी ईच वन, एक डाटा पे गए फिर दूसरे डाटा पे गए, पूरे डाटा को हम एनालाइज कर रहे हैं कि कितने डाटा हमारे पास हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैवल करना, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं दूसरा पॉइंट की इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब कि हमने यहाँ पे बात किया 1, 2, 3, 4 ये 4 डाटा हमने रखा है, लेकिन अगर हमें 5वां डाटा भी रखना है, जैसे 5 डाटा भी हमें मिस हो गया था, इसे रखना है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंसर्शन, कि अपने डाटा में हम लोग ऐड भी कर सकें। जैसे कि आप लोग पीडीएफ बनाते हैं, तो पीडीएफ में आप मल्टीपल पेज रखते हैं, लेकिन कोई पेज ऐसे भूल जाते हैं, उस पेज को भी आप ऐड कर सकें। तो क्या हो जाता है, इंसर्शन। आप किसी भी डाटा को ऐड करना, तो यहाँ पे क्या है, इंसर्शन इन द प्रोसेस ऑफ द एडिंग ए न्यू एलिमेंट इनटू द डाटा स्ट्रक्चर। कि आप डाटा स्ट्रक्चर में क्या कर सकें, एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकें। क्या कर सकें, ऐड कर सकें। ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी इंसर्शन की बात हो, वहाँ पे बात कर रहे होंगे कि हम एक नए एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं डिलीशन। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? डिलीशन करना। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हमें 6 का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस डाटा को अगर हम रखते हैं तो हमारा मेमोरी स्पेस घेर रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिलीट कर दें तो हमारा स्पेस ये खाली हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिलीट करना या डिलीशन।
कि हमने इस एलिमेंट को अनयूज एलिमेंट को क्या कर दिया, अनयूज डाटा को हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, डिलीशन मीन्स रिमूविंग एनी एलिमेंट फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर। अपने डाटा स्ट्रक्चर से कोई भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं। अब हमारे पास हो जाए फोर्थ पॉइंट क्या है कि सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास 1 2 4 5 6, अब इसमें से हमें ढूंढना है कि 4 एलिमेंट कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 एलिमेंट, लेकिन इसे जल्दी तरीके से ढूँढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्चिंग का यूज़ करते हैं। तो सर्चिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग स्पेसिफिक एलिमेंट इन ए डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर डाटा को फाइंड करने के लिए हम लोग सर्चिंग का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमें 4 का ढूँढना है तो आसानी तरीके से ढूँढ सकते हैं, किसके हेल्प से, सर्चिंग के हेल्प से। तो ये भी आपको प्रोवाइड करता है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करने का मतलब कि जैसे हमने लिखा 1 4 2 3 6 5, अब ये अनसॉर्टेड है। अब इसे हम सॉर्टेड करना है, एक सीक्वेंस में रखना है, तो 1 ऐसे रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 और 6। अब ये कितना अच्छा दिखने में लग गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग करना, कि कोई भी एलिमेंट एक सीक्वेंस ऑर्डर में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम लोग रखते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग करना। तो सॉर्टिंग टेक्निक भी हम देखने वाले हैं कल आपके लेक्चर में। यहाँ पे क्या है, सॉर्टिंग मीन्स ऑर्गेनाइज एलिमेंट इन द स्पेसिफिक ऑर्डर में, कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सॉर्टिंग को, अपने एलिमेंट को सॉर्ट करके रखें, उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। मर्जिंग क्या होता है, कि मर्जिंग हो गया कि हमारे पास 2 डाटा है, एक यहाँ पे डाटा, एक 2 3, यहाँ पे हमारे से स्टार्ट है 4 5 6। तो ये 2 डाटा का लोकेशन हो गया। अब इस दोनों डाटा को हमें मिलाकर एक जगह बनाना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम लोग बोलते हैं मर्जिंग, कि 2 डाटा को हमने कंबाइन करके एक डाटा बना लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं मर्जिंग। जैसे आप मल्टीपल पेज को ऐड करके आप पीडीएफ बना लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मर्जिंग करना। यहाँ पे मर्जिंग इन द प्रोसेस कंबाइन 2 और मोर एल डाटा स्ट्रक्चर इनटू 1, कि आप 2 डाटा स्ट्रक्चर को एक ही डाटा स्ट्रक्चर में मर्ज कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं अपडेटिंग क्या करना है। अपडेटिंग क्या होता है, जो आपका लास्ट पॉइंट है, अपडेटिंग का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि आप अपडेटिंग का मतलब, अपडेटिंग मीन्स मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन ए डाटा स्ट्रक्चर। कोई भी डाटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आप लग दिए 8, लेकिन 7 को रखे नहीं। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कि 8 की जगह पे आप 7 को रख सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मॉडिफाई। अब जैसे मॉडिफाई करें 4 5, तो आप एक सीक्वेंस ऑर्डर में कर लिए। आप जो भी डाटा गलत ऐड कर दिए, जो भी डाटा आप गलत एंट्री कर दिए, उस डाटा को आप मॉडिफाई कर सकते हैं ईज़िली वे में, उसी को बोलते हैं अपडेटिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपडेटिंग। यहाँ पे आपको अपडेटिंग भी पता चल गया कि अपडेटिंग क्या होता है, कि कोई भी डाटा को मॉडिफाई करना अपने डाटा स्ट्रक्चर में, तो बोलते हैं अपडेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका था। अब हमारे पास जो भी हम लोग इम्पोर्टेंट अपने डाटा को परफॉर्मेंस करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये किस लिए लगाते हैं? सबसे पहला हमारे पास है एफिशिएंसी डाटा मैनेज, कि जब भी हम लोग डाटा मैनेजमेंट को आसानी तरीके से क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। फास्ट एक्सेस डाटा, कि हम लोग अपने डाटा को क्या कर सकें, फास्ट कर सकें। बेटर परफॉर्मेंस प्रोग्राम, कि हमारा बेटर परफॉर्मेंस देने लगे प्रोग्राम, ये हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर जो आपका है, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपके आईटी कंपनी से, जिसमें आप लोग इंटरव्यू अच्छे तरीके से दे सकते हैं, अपने एग्जाम में भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो सभी स्टूडेंट आप लाइफ कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और इस नोट्स को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, तुरंत जाके आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे बहुत आपका यूनिट नंबर 1 बहुत छोटा ही था, बस केवल हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सभी को कंप्लीट मिल गया, तो आप सभी स्टूडेंट जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, कि ताकि आपका अपकमिंग जो भी लेक्चर आए वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए।
ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी स्टूडेंट।